सास ससुर और दोनों बहुओं के पति बैठकर लिविंग हॉल में चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आता है। शिल्पा जी को बुला दीजिए, उनका ऑर्डर आया है। हाँ भैया मैं आ गई, ये लीजिए आपके 3,000। बहू आखिर तूने ऐसा भी क्या मंगवाया है 3,000 का? ये देखिए माँ जी, मैंने अपने कमरे के लिए कुछ डिजाइनर कर्टन, पिलो कवर और टेबल लैंप मंगवाया है। अब आप मेरा कमरा देखना। बहू ये सामान तो तू बाहर मार्केट से कम रेट पर ले सकती थी। माँ जी मार्केट में कोई ब्रांडेड चीज नहीं मिलती, मार्केट का सामान आजकल में टूट जाता है। इतना बोल शिल्पा कमरे में जाकर अपना कमरा सजाती है। कुछ ही देर में करिश्मा 1,000 रुपए में काफी सारी शॉपिंग करके आती है। माँ जी आपने जो 1,000 रुपए दिए थे उनसे मैं मसाले, कुछ सब्जियाँ, बाहर पौधे लगाने के लिए गमले और कुछ नए कांच के ग्लास और कप लेकर आई हूँ। देख रहे हैं जी आप, एक हमारी करिश्मा बहू है जो 1,000 रुपए में भी इतना सब कुछ लेकर आ गई, और एक हमारी अमीर बहू है जिसके रोज दिन में 10 पार्सल आते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। और वैसे भी वो अपने पति के पैसे खर्च कर रही है। पति के पैसे खर्च कर रही है तो क्या घर में सामान आने से फिजूल खर्च तो हो रहा है ना। इतना बोल आशा वहां से चली जाती है और इसी तरह शिल्पा के हर दिन शॉपिंग के पार्सल आते। ऐसे ही एक दिन सब खाना खाते वक्त टेबल पर बातें कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि एक बार में लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाएंगे और सगाई की डेट भी इतनी जल्दी पक्की हो जाएगी। वो सब तो ठीक है पापा, पर हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हमें कल से ही शॉपिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। अरे 15 दिन बहुत होते हैं और शॉपिंग करने के लिए कहीं दूर क्यों जाना। मेरे फोन में मिंत्रा, आजियो जैसे ऐप है, वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। और अगर मेकअप प्रोडक्ट लेना हो तो पर्पल से ले लेंगे। नहीं शिल्पा तुम ऑनलाइन शॉपिंग करो, हम तो ऑफलाइन ही करेंगे। बहू तुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तू कर, पर हमें हमारे हिसाब से शॉपिंग करने दे। आशा शिल्पा पर नाराज होती है और शाम को आशा अपनी बेटी और बड़ी बहू, बेटे, पति के साथ सगाई का सामान लेने के लिए दुकान जाती है। नहीं भैया आप ये लहंगा बहुत महंगा बता रहे हैं। हम शादी का नहीं सगाई का लहंगा ले रहे हैं और इसके साथ हमें बहुत हल्के गहने चाहिए। अच्छा चलो तुम ये लहंगा 4,000 में ले लो और ये नेकलेस ले लो, इस लहंगे के साथ अच्छा लगेगा। हम ब्राइडल का सब सामान रखते हैं। करिश्मा अच्छे से मोल भाव करवाकर काजल की सगाई का सारा सामान लेकर घर आ जाती है और सब हॉल में बैठते हैं। तो वहीं शिल्पा ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की होती है जो वो अपने घर वालों को दिखाती है। क्या दीदी, काजल की सगाई है और आप उसके लिए इतना सस्ता लहंगा लेकर आई। ये देखिए मैंने अपने लिए 10,000 का लहंगा और ये गहने ऑर्डर करे हैं, 4-5 दिन में आ जाएगा। हाँ माँ, आज तो मैंने भी शिल्पा के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करी है। बहुत ही बजट फ्रेंडली है ऑनलाइन शॉपिंग और घर बैठे बैठे हमारा सामान भी आ जाता है और इसमें तो रिटर्न एक्सचेंज की भी पॉलिसी है। अच्छा बात है बेटा। अच्छा अगर अभी कुछ सामान देना बाकी रहता है तो 1-2 दिन में ले लेना। इतना बोल विनोद और आशा अपने कमरे में चले जाते हैं। पर क्योंकि सगाई बिल्कुल अचानक हो रही थी इसलिए पैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए करिश्मा मार्केट से सस्ते कपड़े लाती है और खुद ही घर में बैठकर अपनी साड़ी डिजाइन करती है। क्या दीदी आप भी ना कितना कंजूस हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लूं, उल्टा आप अपने लिए और माँ जी के लिए यहाँ बैठकर सिलाई कर रही हैं। शिल्पा तुम्हें सिलाई नहीं आती इसलिए तुम ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, पर मुझे सिलाई आती है और जब मुझे सिलाई आती है तो मैं फिजूल पैसे क्यों खर्च करूं। दीदी जेठ जी कितने ही अच्छे पैसे क्यों ना कमा ले, पर आप दिखा देंगी कि आप गरीब घर की हैं। शिल्पा अपनी जेठानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते सगाई का दिन आ जाता है। काफी सारे मेहमान होते हैं और सभी मेहमान दोनों देवरानी जेठानी के कपड़े देख उनसे बातें करते हैं। शिल्पा बहू तुम्हारा लहंगा तो बड़ा ही प्यारा है, कौन सी दुकान से लिया। आंटी जी मुझे ऑफलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। दुकान दुकान जाओ, मोल भाव करो। मैं तो ऑनलाइन कपड़े लेती हूँ और ये मैंने पूरे 10,000 का लिया है। क्या 10,000 का इतना महंगा? तो बेचारी काजल का भी लहंगा नहीं होगा। वैसे करिश्मा बहू तेरी ये रेडीमेड साड़ी भी काफी अच्छी लग रही है। तूने कितने की ली है? आंटी जी आप तो जानती है मुझे सिलाई आती है। मैंने अपना और माँ जी का ड्रेस खुद डिजाइन किया है और विवेक जी पापा जी ने जो कोट पहना है वो भी मैंने ही बनाया है। बहू तू तो बहुत ही टैलेंटेड है। बुरा मत मानना, पर कम पैसे और कपड़े की क्वालिटी देखी जाए तो शिल्पा बहू तेरी गरीब जेठानी का कपड़ा ज्यादा अच्छा है। उस औरत की बात सुनकर शिल्पा का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में सगाई हो जाती है और सभी मेहमान अपने घर जाते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और शादी की डेट फाइनल हो जाती है। फाइनली काजल की शादी की डेट तो फाइनल हुई। मैं तो काजल की शादी में बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। बहू एंजॉय ही करती रहोगी या कुछ मदद भी करवाओगी? सूरज बेटा तेरी बहन की शादी है, मुझे तुझसे 3 लाख रुपए चाहिए। माँ ये भी कोई कहने वाली बात है?
वैसे माँ जी, मैं क्या कह रही थी, शादी है और शादी जिंदगी में एक ही बार होती, तो क्यों ना इस बार हम ऑनलाइन शॉपिंग करें। कपड़े से लेकर गहने तक और मेकअप प्रोडक्ट से लेकर चप्पल, चाहे डेकोरेशन का सामान हो या दहेज का, सब कुछ ऑनलाइन मिल सकता है। हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ घर पर ही आ जाएगा। बहू, तेरा ऑनलाइन शॉपिंग देखा है मैंने, 1 हफ्ते में तो डिलीवरी आती है। अगर सामान आने में लेट हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर उसे रिटर्न कराया तो दोबारा आने में भी टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा एक ही दिन में अपनी पसंद का देखकर सामान ले आऊंगी, और अगर उसमें भी फिर कुछ कमी निकली तो जाकर दुकान वाले के सर पर तो मार सकूंगी। एक बार फिर पूरा परिवार ऑनलाइन शॉपिंग करने से इनकार कर देता है और पूरा परिवार हल्दी मेहंदी के कपड़े लेने जाते हैं। माँ, करिश्मा, अगर आप लोगों की शॉपिंग हो गई हो तो घर चलें, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बेटा, औरतों की शॉपिंग है, इतनी जल्दी थोड़े ना होगी। आप बाप बेटे के अंदर सब्र ही नहीं है। अरे शादी की शॉपिंग है, घर की थोड़े ना जो एक दिन में हो जाएगी। वैसे आज हमने मेहमानों के लिए कपड़े ले लिए, साथ में काजल के लिए मेकअप का सामान भी ले लिया और हल्दी के कपड़े भी ले लिए हैं। अब बस गहने, चप्पल, चूड़ी, बर्तन और कुछ ट्रॉली बैग रहते हैं। माँ जी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, बाकी की शॉपिंग कल परसों में करते हैं। कुछ देर में पूरा परिवार शॉपिंग करके घर आता है और शिल्पा इतना सारा सामान देख घर वालों से कहती है, इतना सारा सामान लाने में तो आप लोग बहुत थक गए होंगे, तभी तो सुबह से शाम हो गई। मैं अभी आप सबके लिए ठंडी लस्सी लेकर आती हूँ। और ये क्या, ट्रॉली बैग नहीं लेकर आए? सारे सामान किस में रखोगे? भाभी, अभी शॉपिंग हुई कहाँ है, बाकी का सामान 1-2 दिन में आएगा। माफ करना काजल, पर मुझे ऑफलाइन एक भी सामान पसंद नहीं आया, इसीलिए तुम्हारी ट्रॉली बैग की जिम्मेदारी मेरी। मैं मंगवाऊंगी ऑनलाइन, देखना सारे ट्रॉली बैग कितने अच्छे होंगे। अच्छा ठीक है बहू, अब पहले लस्सी ला दे, फिर बैग मंगवाना। शिल्पा सबके लिए ठंडी ठंडी लस्सी लेकर आती है और सब बैठकर पीते हैं। अब बहुत जल्द मेहंदी का दिन आता है। उस दिन पूरा परिवार हरे रंग के कपड़े पहनकर नाच गाना करते हैं। बड़ी प्यारी लग रही हो काजल, पर ऑनलाइन शॉपिंग की होती तो इससे अच्छी ड्रेस आती। कोई बात नहीं भाभी, आपने ऑनलाइन मेरे लिए ट्रॉली बैग ऑर्डर करा है ना। इस तरह हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन खत्म होते हैं और शादी से एक रात पहले जब काजल कमरे में अपना सारा सामान शिल्पा के मंगवाई ट्रॉली बैग में रख रही होती है, पैक करती है, तो किसी बैग की चेन खराब हो जाती है, तो किसी का हैंडल टूट जाता है और एक बैग में तो लॉक ही नहीं लगता। देख लिया ऑनलाइन शॉपिंग का नतीजा, कल ही ये बैग आया है और आज इन सभी बैग की ये हालत है। जितने पैसे का तू ऑनलाइन बैग लेकर आई है ना, उतने पैसे में बड़ी बहू बाहर से बैग और बाकी का सामान लेकर आ जाती। अरे शांत हो जाओ भाग्यवान, मैं सुबह खुद दुकान से बैग लेकर आ जाऊंगा और बहू तुम इसे रिटर्न के लिए डाल दो। घर वालों की बात सुनकर शिल्पा उदास हो जाती है और उनका बैग को रिटर्न के लिए डाल देती है। अगले ही दिन शादी होती है और सभी घर वाले तैयार हो जाते हैं, पर शिल्पा की ड्रेस उसे फिट नहीं होती और वो अपनी ड्रेस लेकर करिश्मा के पास जाती है। दीदी, मैं जानती हूँ आज आपके पास बहुत काम है, पर देखो ना, सब तैयार हो गए सिवाय मेरे। ये ड्रेस जब आई मैंने पहन के नहीं देखी और अब मुझे टाइट हो रही है, लगता है गलत साइज आ गया। आप इसे खोलकर ढीला कर दीजिए। अच्छा दिखाओ। शिल्पा, इसमें तो मार्जिन ही नहीं है, ढीला कैसे करूँ? मैंने 2 गाउन तैयार करी थी, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। रहने दो दीदी, इतनी भी टाइट नहीं है ड्रेस, मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। शिल्पा जबरदस्ती उस ड्रेस को पहनती है जिस वजह से वो फट जाती है। अब न चाहते हुए भी वो अपनी जेठानी की सिली हुई गाउन पहनती है। शिल्पा, माँ ने मुझे कुछ फल लाने को कहा था पूजा के लिए, मैं भूल गया। तुम जेप्टो से जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। शादी का घर है, ऑनलाइन सामान पर विश्वास मत करो। बैंक्वेट के बाहर ही फल वाले का ठेला लगा है, कम दामों पर अच्छा सामान मिल जाएगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके पछता चुकी हूँ। अर्जेंट कामों के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट है। ये देख न सिर्फ सूरज बल्कि पूरा परिवार हैरान हो जाता है और शिल्पा सूरज के साथ बाहर से 5 तरह के फल लेकर आती है। कुछ देर में काजल की शादी होती है और वो विदा हो जाती है और फिर कभी शिल्पा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। अरे माँ, आप यहाँ बाहर चूल्हे पर क्यों खाना बना रही हो? अंदर बहुत गर्मी हो रही है बेटियों, और फिर नदी का पानी लेने के लिए बार बार नदी के पास ही आना पड़ता है, इसीलिए बाहर ही खाना बना रही हूँ। फिर नदी से पानी भी आसानी से ले लेती हूँ और ठंडी ठंडी हवा भी शरीर पर लगती रहती है। मम्मी मम्मी, रोटियां बन गई तो खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मेरी राजकुमारी को भूख लगी है? अच्छा यामिनी, तुम अपनी सभी बहनों को यहाँ बुला कर ले आओ, खाना बन गया है, मैं यहीं नदी के पास परोस देती हूँ ताकि ठंडी हवा में तुम आराम से खाना खा सको। अब उमा खाना परोसती है और उसकी 5 बेटियां नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाने का आनंद ले रही होती हैं। भरपेट खाना खा लो, फिर अपने अपने कॉलेज और स्कूल चले जाना और मैं भी काम पर निकल जाऊंगी। उमा बहुत ही गरीब थी
और कई वर्ष पहले बेचारी के पति का निधन भी एक दर्दनाक बीमारी के साथ हो गया था। इस दिन के बाद से उमा जैसे तैसे लोगों के घर में नौकरानी का काम करके अपनी 5 बेटियों को पढ़ा लिखा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन उमा नदी किनारे बैठकर घर के जूठे बर्तनों को धो रही थी। अरे ये अचानक से नदी के पानी का बहाव इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? कहीं कोई आपदा तो नहीं आने वाली? मेरी 5 बेटियां भी यहाँ नहीं हैं। उमा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी कि तभी नदी के किनारे लगे चारों तरफ के बांध हवा के झोंके और पानी के तेज बहाव से टूट जाता है और पानी की लहरें तेजी से उमा की तरफ आने लगती हैं। धीरे धीरे उमा का शरीर पानी में बहने लगता है। बुजुर्ग उमा पानी में ठीक तरीके से तैर भी नहीं पा रही थी। बचाओ, कोई है, नदी का बांध टूट गया है, कोई है, बचाओ। उमा लोगों को कई बार आवाज देती पर नदी से दूर रहते लोग उमा की आवाज सुन नहीं पाते। दरअसल गांव वालों को भी पता था कि नदी का बांध कभी भी आपदा आने पर टूट सकता है, इसलिए वो लोग नदी के पास नहीं रहते थे। पर उमा के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उमा ने अपना घर नदी के पास ही बसा रखा था। मेरी सांसें अब रुक रही हैं, काश मैं अपनी 5 बेटियों को देख पाती। पानी का बहाव इतना बढ़ जाता है कि उमा खुद को बचा ही नहीं पाती और अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद उमा की 5 बेटियां अपनी क्लास खत्म करके घर आती हैं। ये घर के पास इतना पानी कहाँ से आया? और ये नदी किनारे जूठे बर्तन क्यों बिखरे हुए हैं? यामिनी, त्रिशा दीदी, वो देखो बांध टूटा हुआ है, इसका मतलब कि सारा पानी बांध टूटने की वजह से आया है। माँ कहाँ है? त्रिशा ऐसे बोलती ही है कि तभी उमा का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ उनके सामने आता है। माँ, यामिनी दीदी, कल्पना, माँ को जल्दी से नदी से बाहर निकालो। तीनों बहनें मिलकर अपनी माँ को नदी से बाहर खींचती हैं और उसकी धड़कन को दबाती हैं, लेकिन उमा के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, उठो ना माँ। अब उमा की तीनों जवान बेटियां गांव वालों से पैसा ब्याज पर लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं। अब क्या होगा? उमा की इन 5 अनाथ बेटियों का, ऊपर से 3 बेटी जवान है, शादी के लायक। भगवान इनकी रक्षा करना और हर कदम पर इनकी मदद करना। माँ के गुजर जाने के बाद तीनों ही बहनें अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं और लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम शुरू कर देती हैं, ताकि उनकी दोनों छोटी बहनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। माँ के अंतिम संस्कार के समय पर जो उधार पैसे लिए थे उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और सूद काटने लायक पैसे इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे हैं। 5 बहन सर पर पड़े कर्ज के भार को चुकाने की बात कर ही रही होती कि तभी कर्जदार दरवाजे पर खड़े होकर, अरे ओ यामिनी, बाहर आओ जरा। अरे काका, आप आइए ना, अंदर बैठिए। अंदर बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि हमारे कर्ज के पैसे कब चुकाओगी? करीब 6 महीने गुजर चुके हैं और तुमने अब तक 1 रुपया नहीं दिया है। अरे आखिरकार कब दोगी हमारे पैसे? अब तो तुम्हारी माँ की चिता की राख भी ठंडी हो गई होगी। अब तो हमें हमारे पैसे लौटा दो। शंभू काका, चंद्र काका, ऐसा मत कहिए। मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ आपके पैसे चुकाने की खातिर। मैं जल्द चुका दूंगी, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दीजिए। ठीक है, बस सिर्फ कुछ दिनों की। अगर आप हमारे पैसे नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 5 बहनें निराश होकर नदी किनारे आकर बैठ जाती हैं। दीदी, आए दिन गांव के लोग हमें धमकी देकर क्यों जाते हैं? अरे बाबू, तुम ये सारी चीजें इतने ध्यान से मत सुना करो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। पर त्रिशा, इस बार चंद्र काका और शंभू काका हमें आखिरी मोहलत देकर गए हैं और तुम भी जानती हो कि हम जो काम करते हैं उससे हमारी कमाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। अगर यही हाल रहा तो हम कर्जदारों के पैसे नहीं चुका पाएंगे। काश माँ जिंदा होती। पर तुम्हें पता है, माँ का सपना था कि जिस नदी किनारे हम लोग रहते हैं वहीं पर बहनें अपना एक फलों का बागान बनाएं, ताकि फलों की शाखाएं हमारे घर तक आएं और मीठे मीठे फल हमें खाने को मिले और वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे बैठकर हम आनंद से अपनी जिंदगी बिताएं। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये चीज मैंने भी माँ के मुंह से सुनी थी, पर अब तो माँ चली गई है। दीदी, क्या हम माँ के सपने को पूरा नहीं कर सकते? आप तो कहते हो ना कि माँ कहीं ना कहीं से हमें हमेशा देख रही है, तो सोचिए अगर हम उनके सपने को पूरा करेंगे तो ये चीज देखकर कितनी खुशी होगी। 6 साल की लाली की बातें सुन तीनों बड़ी बहन का कलेजा फट जाता है और वो उस दिन प्रण लेती हैं कि वो अपने माँ के सपने को अब जरूर पूरा करेंगी। तभी उस रात 5 बहन मिलकर नदी किनारे नदी के बेउपजाऊ मिट्टी को फावड़े से खोद खोद कर उपजाऊ बनाती हैं और उसके अंदर फलों के बीज डालती हैं। जब तक फलों की सिंचाई हो रही थी तब तक तीनों ही बहन दूसरों के घरों में नौकरानी का काम कर रही थी। तभी एक दिन, दीदी देखो, हमारे फलों के पेड़ अब पनपने लगे हैं। तभी दूर खड़ा शेखर ये सारी चीज देखकर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन 5 अनाथ बहनों का ये फलों का वृक्ष विशाल नहीं होने दूंगा।
अगर ये वृक्ष विशाल हुआ तो यहाँ की जमीन पर इन 5 अनाथ बहनों का हक हो जाएगा। तभी उस रात जब 5 बहन निश्चिंत होकर अपनी झोपड़ी में सो रही होती हैं, वहीं शेखर नदी के बांध को खोल देता है, जिससे नदी किनारे पनप रहे फलों के पेड़ पानी में डूब कर मर जाते हैं। अगले दिन सुबह ये दृश्य जब 5 अनाथ बहनें देखती हैं, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? रातों रात एक दिन पहले तो हमारे फलों का वृक्ष एकदम ठीक था। लगता है हम माँ का सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे हिम्मत मत हारो कल्पना, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। एक बार फिर 5 अनाथ बहनें नदी किनारे फलों के वृक्ष को रोपती हैं और इस बार फलों की शाखाएं अच्छे तरीके से फैल जाती है और नदी किनारे आम, अमरूद, सेब, लीची जैसे फलों का बागान बनकर तैयार हो जाता है। देखा कल्पना, मैंने कहा था ना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखो कितने ताजा ताजा फल हमारे पेड़ों पर लग चुके हैं। चलो अब इन फलों को तोड़कर बाजारों में बेच कर आते हैं। इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी इन 5 अनाथ बहनों का नदी किनारे ये फलों का बागान बनकर तैयार हो गया। दूसरी तरफ 5 अनाथ बहनें फलों को बाजार में बेचती हुई। अगर किसी को तरोताजा महसूस करना है इतनी गर्मी में, तो हमारे नदी किनारे के ताजा ताजा फल जरूर खाइए। 5 अनाथ बहनें कड़ी धूप में मेहनत करके फल बेच रही थी। तभी किशोर उनकी फलों की टोकरी फेंकता हुआ, क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बाजार में अपने फलों को बेचने की? पहले तो नदी किनारे फलों के पेड़ लगाकर वहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया, अब बाजारों पर भी अपना रुतबा जमाना चाहती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार के अनेकों व्यापारी 5 अनाथ बहनों पर जोर जबरदस्ती करते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद 5 अनाथ बहनें अपनी फलों की टूटी हुई टोकरियां लेकर अपने घर आती हैं, जहां पहले ही गांव के सेठ कुछ लोगों के साथ खड़े होते हैं। सेठ जी, आप यहाँ, कोई बात हुई है क्या? हाँ, गांव वालों का कहना है कि तुम नदी किनारे इन फलों का बागान बनाकर नदी के जमीन पर कब्जा करना चाहती हो, इसलिए तुम जल्द से जल्द फलों के पेड़ों को काट कर यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। एक बार फिर गांव के लोग 5 अनाथ बहनों पर शासन करते हुए वहां से चले जाते हैं। दीदी, बड़ी बड़ी सरकार, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमें रोज एक पौधा लगाना चाहिए, फिर ये गाँव वाले हमारे ऊपर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाने पर? अपनी बहन लाली की बात सुन त्रिशा के दिमाग में ख्याल आता है और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से इस बारे में कंप्लेन करती है। अगले दिन सुबह गांव वालों के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां पहुंचती है और नदी किनारे अमरूद, सेब, लीची, आम के घने वृक्ष और फलों का एक खूबसूरत बागान देखकर खुश होकर कहती है, कौन है वो लोग जो इतने खूबसूरत फलों के बागान को यहाँ से हटाना चाहते हैं? अरे मैं कहता हूँ, अगर आज के बाद किसी ने नदी किनारे बने इन फलों के बागान पर अपनी गंदी नजर डाली तो मैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा। इसके बाद उस शख्स की जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे और 12 साल तक जेल की हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि सरकार खुद हमें कहती है कि हमें रोज एक पौधा लगाना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मेरी दीदी को सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं गुड़िया, हम तुम्हें सरकारी नियमों के अनुसार तुम्हारी बहनों को पेड़ पौधे लगाने और अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए पैसे भी प्रोवाइड करेंगे। इस दिन के बाद से अब 5 अनाथ बहनों को सरकारी दफ्तर से हर महीने एनवायरनमेंट में ग्रीनरी बनाए रखने के लिए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और उनके सर से सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं।